क्विट से होती है। सुन यानरो मन ही मन बहुत खुश है क्योंकि लूशियान ने उससे कहा था कि आज वो अपनी माँ के सामने उन दोनों की मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात फॉर्मली रखेगा। न्यानरो भी इसी मौके पर सबको अपनी असली पहचान बताना चाहती है। वो अब तक सबसे ये छिपाती आई थी कि वो शहर के सबसे अमीर सुपरिवार की बेटी है। वो लूशियान की माँ को बर्थडे विश करते हुए कहती है कि उसने उनके लिए खास गिफ्ट तैयार किया है। इसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट निकाल कर बताती है कि इसमें सू ग्रुप के 5% शेयर्स हैं जो उसके पिता ने उसके नाम किए थे। लेकिन उसके गिफ्ट को देखने से पहले ही वहाँ मौजूद लोग उसके कपड़ों और मोटे शरीर का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई उसकी ड्रेस देखकर पूछता है कि आखिर ये कितने बड़े साइज की है। एक और महिला कहती है कि किसी के साथ एक जैसी ड्रेस पहनना शर्म की बात नहीं होती, लेकिन दोनों में जो ज्यादा खराब दिखे असली शर्मिंदगी उसी की होती है। लोग लूशियान और लिन शानशान को साथ देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। वे कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा सही हैं और साथ में परफेक्ट कपल लगते हैं। ये सुनकर न्यानरो सीधे लूशियान से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वो उसे याद दिलाती है कि आज तो उन्हें उसकी माँ के सामने अपनी शादी की बात करनी थी। लूशियान उसकी बात सुनकर उल्टा उसी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है, तुमसे मैरिज रजिस्ट्रेशन? सू न्यानरो, क्या मोटी होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? न्यानरो को उसकी बात से बहुत चोट लगती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसका बढ़ा हुआ वजन भी उसी की वजह से है। जिन 3 सालों तक लूशियान ग्रेजुएट स्कूल की तैयारी कर रहा था, उन 3 सालों में न्यानरो ने अकेले 3 जॉब्स की। लगातार काम और थकान की वजह से उसका वजन बढ़ता चला गया। उस समय लूशियान ही कहा करता था कि वो मोटी होकर भी अच्छी लगती है और वो जिंदगी भर सिर्फ उसी से शादी करेगा। लेकिन लूशियान अब कहता है कि केवल न्यानरो जैसी बेवकूफ लड़की ही उन बातों को सच मान सकती थी। वो सबके सामने साफ कर देता है कि उसकी असली गर्लफ्रेंड लिन शानशान है। इतना ही नहीं, वो शानशान को सू ग्रुप की असली हायरस भी बताता है। वहाँ मौजूद लोग तुरंत शानशान की तारीफ करने लगते हैं। वे कहते हैं कि लिन शानशान सच में एक अमीर परिवार की बेटी है, जबकि न्यानरो सिर्फ ऐसा बोझ है जिसे खाने के अलावा कुछ नहीं। न्यानरो को नीचा दिखाना बंद नहीं करता। वो उसे अपने आप को आईने में देखने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उसे अपनी हालत पर शर्म नहीं आती। शानशान ऊपर से उसे रोकने का नाटक करते हुए कहती है कि ज्यादा परेशान करने पर खरगोश भी काटने लगता है। लेकिन लूशियान पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो न्यानरो को बहुत अच्छी तरह जानता है। न्यानरो इतनी डरपोक है कि ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ देर रोएगी और फिर चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। लूशियान की माँ भी कहती है कि न्यानरो पर समय खराब करने की जरूरत नहीं है और उसे बाहर निकाल देना चाहिए। जब वे लोग न्यानरो को धक्का देकर निकालने की कोशिश करते हैं तो वह पहली बार चुप रहने के बजाय पलटकर उनका विरोध करती है। उसके इस बदले हुए व्यवहार से सब हैरान रह जाते हैं। लूशियान कहता है कि पहले तो 2 बातें सुनते ही वो रोती हुई भाग जाती थी, लेकिन आज उसमें हाथ उठाने की हिम्मत कैसे आ गई। न्यानरो उसे अपने रास्ते से हटने को कहती है। वो साफ बोल देती है कि अब उसे लूशियान का चेहरा तक नहीं देखना। फिर वो लिन शानशान की ओर देखकर कहती है, तुमने मेरी पहचान चुराई, मेरे फियांसे को छीना और इसी बर्थडे बैंक्वेट में सबके सामने मुझे अपमानित भी किया। आखिर तुम ये नाटक कब तक जारी रखने वाली हो? शानशान घबराकर उसकी बात को झूठ बताती है और खुद को सू परिवार की बड़ी बेटी कहती है। लेकिन न्यानरो वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि उन्होंने बिना सच्चाई पता किए उसी इंसान को अपमानित करना शुरू कर दिया जो सच में उनके लिए अच्छा चाहती थी। लूशियान के परिवार को लग रहा है कि उनके बेटे ने अमीर परिवार की लड़की पकड़कर अपनी जिंदगी बना ली है, जबकि असलियत बिल्कुल अलग है। जब लूशियान की माँ पूछती है कि न्यानरो खुद को समझती क्या है, तो वो उनके सामने शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रख देती है। उस डॉक्यूमेंट पर सू ग्रुप की 5% इक्विटी की होल्डर के रूप में सू न्यानरो का नाम साफ लिखा है। वहाँ मौजूद लोग पहचान लेते हैं कि ये सू परिवार की इक्विटी इनहेरिटेंस से जुड़ा नोटराइज डॉक्यूमेंट है। न्यानरो सबके सामने अपनी असली पहचान बताते हुए कहती है कि वो सू ग्रुप के चेयरमैन सू युआनशान की इकलौती बेटी और सू परिवार की अकेली लीगल हेयर है। लूशियान की माँ को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो हैरान होकर कहती है कि जिस मोटी लड़की को उनका पूरा परिवार पिछले 3 सालों से नौकरानी की तरह इस्तेमाल करता आया है, वो खुद को शहर के सबसे अमीर सू परिवार की बेटी बता रही है। लूशियान भी इसे इम्पॉसिबल कहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि सू परिवार की बेटी ऐसी नहीं हो सकती। उसके हिसाब से न्यानरो ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। शानशान भी रोने का नाटक करते हुए न्यानरो पर उसकी पहचान चुराने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि वही सू युआनशान की बायोलॉजिकल डॉटर है। सबूत के तौर पर वो एक किनशिप सर्टिफिकेट दिखाती है जिस पर सू युआनशान के सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट मौजूद हैं। उसमें लिखा है कि सू युआनशान ने उसे अपनी बेटी माना है और उसे सू परिवार में वापस लाने का वादा किया है।
अब एक तरफ न्यानरो का शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है और दूसरी तरफ शानशान का किनशिप सर्टिफिकेट। इसलिए न्यानरो कहती है कि सच्चाई जानने का सबसे आसान तरीका यही है कि अभी सू युआनशान को फ़ोन किया जाए। लेकिन जब फ़ोन लगाया जाता है तो कॉल कनेक्ट नहीं होती। इतने भर से बाकी लोगों को फिर न्यानरो का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। वे कहते हैं कि कुछ देर के लिए तो उन्हें भी लगा था कि न्यानरो सच में अमीर परिवार की बेटी है, मगर वो अपने कथित पिता से फ़ोन पर बात तक नहीं करवा सकी। लूशियान उसे नकली शेयर सर्टिफिकेट के सहारे शादी के लिए फंसाने वाली झूठी लड़की बताता है। वो कहता है कि शानशान को चुनना उसकी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था और न्यानरो उसके लिए सिर्फ एक मजाक है। सभी लोग न्यानरो को वहां से निकल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें खुद को छूने से रोक देती है। वो कहती है कि उसे किसी के धक्के की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही है। असल में उसे आज निकाला नहीं गया, बल्कि वो खुद ऐसी गंदी जगह छोड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ सू परिवार के घर में सू युआनशान और उनकी पत्नी न्यानरो को लेकर परेशान बैठे हैं। उसकी माँ कहती है कि पिछली बार न्यानरो उस लू नाम के लड़के के लिए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश कर रही थी। उसी झगड़े में उसके पिता की कमर घायल हो गई थी और उन्हें 3 दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। दोनों को डर है कि न्यानरो फिर से लौटकर लूशियान के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने की जिद करेगी। तभी उन्हें उसके वापस आने की आहट सुनाई देती है। उसकी माँ घबराकर सू युआनशान से शांत रहने को कहती है और ज़रूरत पड़ने पर बचाव के लिए स्पैचुला तक पकड़ने को बोलती है। लेकिन न्यानरो इस बार दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर नहीं आती। वो बहुत शांति से अपने माता पिता को बुलाकर कहती है कि वो घर वापस आ गई है। साथ ही वो पहले किए अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने उन्हें बहुत परेशान किया। उसके माता पिता को उसका ये बदला हुआ व्यवहार समझ नहीं आता। वे पूछते हैं कि क्या वो पैसे मांगने नहीं आई और आज इतनी पोलाइट कैसे हो गई। उसके पिता को तो ये भी लगता है कि शायद लूशियान ने उसे ऐसा झटका दिया है कि उसका दिमाग ही खराब हो गया। न्यानरो उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो बीमार नहीं है, वो बस आखिरकार अपनी गलतफहमी से बाहर आ गई है। वो मानती है कि पहले लालच और प्यार में अंधी होकर उसे लगता था कि लूशियान ऐसा इंसान है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है। 3 सालों तक उसने उसी के लिए अपनी सेहत खराब की, वजन बढ़ाया और कई तरह की चोटें झेली, लेकिन बदले में लूशियान ने उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। न्यानरो अपनी माँ से कहती है कि आज से वो अपनी खोई हुई हर चीज़ एक एक करके वापस लेगी। सबसे पहले वो वजन कम करके खुद को फिट बनाएगी। इसके बाद वो सू ग्रुप से जुड़ी हर जानकारी अच्छी तरह समझेगी। फिर 1 महीने बाद होने वाली एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग में लूशियान और लिन शानशान से अपना हर हिसाब इंटरेस्ट समेत चुकवाएगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सू युआनशान खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यही उनकी असली बेटी है। कुछ समय बाद सू ग्रुप की बिडिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। वहाँ अलग अलग कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। एक व्यक्ति लूशियान से पूछता है कि क्या उसने इस बिड को जीतने का पूरा फैसला कर लिया है। लूशियान जवाब देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, उसने बस पूरी तैयारी की है। वहीं लोगों के बीच चर्चा चल रही है कि इस बार सू ग्रुप ने आखिरी समय में कॉन्फ्रेंस का होस्ट बदल दिया है। आमतौर पर प्रेसिडेंट सू खुद इस इवेंट को होस्ट करते हैं, इसलिए सभी सोच रहे हैं कि इस बार उनकी जगह कौन आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि शायद सू परिवार की बेटी लिन शानशान इवेंट संभाले। तभी शानशान वहां पहुंचती है। लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने हाल ही में एक इंटरनेशनल फैशन डिजाइन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। उनके हिसाब से वो कम उम्र में टैलेंटेड होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी है। इसी दौरान वहां बदली हुई सू न्यानरो पहुंचती है। उसे देखकर सारे लोगों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। वे उसकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग उसे फेरी और प्रिंसेस जैसी बताते हैं। ये देखकर शानशान को लगता है कि कोई अनजान लड़की उसको पहचान नहीं पाती। वो उससे पूछती है कि वो किस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव है और उसके पास इनविटेशन है या नहीं। फिर उसके कपड़ों पर कमेंट करते हुए आरोप लगाती है कि शायद वो अमीर आदमियों को फंसाने के लिए यहाँ आई है। शानशान कहती है कि आजकल बहुत सी गोल्ड डिगर्स सोशलाइट बनकर हाई सोसाइटी के इवेंट्स में घुस जाती हैं। वो लूशियान से भी अपनी बात पर सहमति मांगती है। लूशियान न्यानरो को ध्यान से देखते हुए महसूस करता है कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन वो तुरंत उसे पहचान नहीं पाता। जब लोग लगातार न्यानरो की खूबसूरती की तारीफ करते हैं तो शानशान और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो न्यानरो से कहती है कि ये सू ग्रुप की बिडिंग कॉन्फ्रेंस है, किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी की फोटो खिंचवाने वाली जगह नहीं। वो उस पर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अमीर सोशलाइट बनने का नाटक करने का आरोप लगाती है। इसके बाद सबके सामने कहती है कि उसे शक है कि यह महिला फ्रॉड है और सू परिवार की हायरस बनकर कॉन्फ्रेंस में किसी गलत इरादे से घुसी है।
शान शान खुद को सू परिवार की असली बेटी घोषित करती है। लूशियान भी उसकी बात का सपोर्ट करता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले लू परिवार के बैंकेट में सू परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी ने कई गेस्ट के सामने शान शान की पहचान कंफर्म की थी। इतना सुनते ही बाकी अटेंडीज भी नियानरो के खिलाफ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर किसी और की पहचान चुराने की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात है। शान शान सिक्योरिटी को बुलाकर नियानरो को बाहर फेंकने का आदेश देती है। कुछ लोग उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे सभी उसके साथ हैं। लूशियान भी नियानरो को समझाता है कि यहाँ कोई उसे नहीं जानता। अगर वो अभी चुपचाप चली जाए तो बात यहीं खत्म हो सकती है, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नियानरो उनकी धमकी सुनकर कहती है कि अपने ही परिवार की बिडिंग कॉन्फ्रेंस में आना उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। उसे किसी अनजान और नासमझ इंसान के सामने अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं। असल में शान शान, लू, शियान और उनका साथ देने वाले लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। शान शान फिर चिल्लाकर कहती है कि वही सू परिवार की असली और लीगल बेटी है। लू शियान भी नियानरो को चेतावनी देता है कि सब लोग शान शान को सू परिवार की बेटी के रूप में जानते हैं, इसलिए किसी और की नकल करने के बजाय उसे तुरंत चले जाना चाहिए। अब नियानरो शान शान को चुनौती देती है। वो अपना शेयर डॉक्यूमेंट सामने रखकर पूछती है कि सू ग्रुप के 5% शेयर्स के लीगल होल्डर के रूप में किसका नाम लिखा है। वहाँ मौजूद लोग डॉक्यूमेंट को देखकर साफ पढ़ते हैं कि उस पर सू नियानरो लिखा। नियानरो समझाती है कि इस डॉक्यूमेंट पर केवल सू ग्रुप की ऑफिशियल सील ही नहीं बल्कि सू परिवार के मुखिया की पर्सनल सील भी लगी है, इसलिए ये पूरी तरह लीगली वैलिड है। फिर वो शान शान से कहती है कि अगर वो सच में सू परिवार की राइटफुल हायरस है तो उसे भी अपना शेयर सर्टिफिकेट सबके सामने रखना चाहिए। शान शान घबराकर कहती है कि इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कोई हर समय साथ लेकर नहीं चलता। उसके मुताबिक नियानरो का डॉक्यूमेंट फेक है, क्योंकि आजकल ऑफिशियल सील, पर्सनल सील और स्टील स्टैंप तक नकली बनाई जा सकती हैं। लूशियान भी उसकी बात मानते हुए कहता है कि सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े ये साबित नहीं कर सकते कि सामने खड़ी लड़की सू नियानरो है। हर कोई जानता है कि असली नियानरो बहुत मोटी थी और घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, लेकिन उनके सामने खड़ी ये लड़की पतली और कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसे लगता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अब किसी और की पहचान लेकर यहाँ आई है। लोग भी कहते हैं कि केवल 1 महीने में किसी का इतना बदलना मुश्किल है। नियानरो इन बातों से बिल्कुल नहीं घबराती। वो शान शान से पूछती है कि सू परिवार के पुराने घर के में हॉल में कौन सी पेंटिंग लगी है। शान शान जवाब नहीं दे पाती। वो बहाना बनाती है कि बचपन से फॉस्टर फैमिली के साथ रहने के कारण वो पुराने घर में बहुत कम गई है। तब नियानरो उससे सू परिवार के मुखिया का बर्थडे पूछती है। शान शान इस सवाल का जवाब देने के बजाय पूछती है कि वो किसी आउटसाइडर को अपने फैमिली की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्यों बताए। नियानरो उसकी जगह खुद उत्तर देती है कि सू परिवार के मुखिया का बर्थडे लूनर कैलेंडर के 8वें महीने की 8वीं तारीख को मिड ऑटम फेस्टिवल के आसपास आता है। वो शान शान को याद दिलाती है कि पिछले साल वो खुद लू परिवार के बैंक्वेट में मौजूद थी। अगर वो सच में सू परिवार की बेटी है तो अपने ग्रैंडफादर का बर्थडे कैसे भूल सकती है। शान शान तुरंत बात बदलकर फिर डॉक्यूमेंट को फेक बताने लगती है। तब नियानरो डॉक्यूमेंट में लिखा अपना पूरा आईडी नंबर सबके सामने पढ़ती है और कहती है कि कॉन्फ्रेंस के बाद कोई भी जाकर उसे वेरीफाई कर सकता है। इसके बाद वो शान शान की ओर देखकर कहती है कि खुद को सू परिवार की बेटी कहने के बावजूद उसके आईडी कार्ड पर आज भी लिन शान शान ही लिखा है। उसने अपना सरनेम तक वापस सू नहीं करवाया, लेकिन यहाँ सू परिवार की हेयर बनकर खड़ी है। नियानरो उसके आईडी कार्ड को भी सबके सामने चेक करवाने की बात करती है। अब शान शान के पास कोई सीधा जवाब नहीं बचता। वो पूछती है कि मान लिया नियानरो के पास शेयर्स हैं, लेकिन क्या उसके पास आज की बिडिंग होस्ट करने की ऑफिशियल ऑथराइजेशन है? सिर्फ शेयर होल्डर होने से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं चला सकता। नियानरो उसकी बात का जवाब देने में समय खराब नहीं करती। वो सबको शांत करते हुए बिडिंग शुरू करने की घोषणा कर देती है और पहले ग्रुप को प्रेजेंटेशन के लिए बिडिंग शुरू होने के बाद लूशियान नियानरो के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है। वो मानता है कि पहले उसने उसके लुक्स देखकर उसे जज किया और उसके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन माफ़ी मांगते हुए भी लूशियान का घमंड कम नहीं होता। वो कहता है कि अब वो सब समझ गया है। नियानरो ने वज़न कम किया, डांस सीखा और सुजो एम्ब्रॉयडरी में इतनी मेहनत केवल इसलिए की ताकि वो उसकी ओर दोबारा ध्यान दे। वो नियानरो से कहता है कि उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी रूप में हो लूशियान उसे अपना मानता है। इसके बाद वो उससे एक चांस मांगते हुए वादा करता है कि पहले उसने उसकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी उसकी कमी पूरी करेगा। नियानरो उसकी बात सुनकर कहती है कि वो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा है। उसने जो भी किया वो लूशियान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है। वो उस कमज़ोर और हमेशा अपमान सहने वाली सू नियानरो की ज़िंदगी से बाहर निकलकर अपनी
जिंदगी जी। वो साफ कहती है कि उसके बदलाव का लू शियान या किसी दूसरे इंसान से कोई संबंध नहीं है। फिर वो वहाँ से जाते हुए उसे चेतावनी देती है कि किसी इंपॉर्टेंट काम के बिना उसे दोबारा परेशान न करे। लेकिन लू शियान उसकी साफ रिजेक्शन को भी ठीक तरह नहीं समझता। वो सोचता है कि न्यानरो जितनी बेरुखी से उसे ठुकरा रही है, उससे उतना ही साबित होता है कि उसके दिल में आज भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। वो खुद से वादा करता है कि एक दिन न्यानरो से ये बात कबूल करवा कर रहेगा। थोड़ी देर बाद न्यानरो अपने घर लौटती है, लेकिन अंदर लू शियान को देखकर रुक जाती है। वो उससे पूछती है कि ये उसका घर है, फिर वो बिना इजाज़त अंदर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लू शियान उल्टा उसे अपनी वाइफ कहकर बुलाता है। वो बताता है कि उसने न्यानरो के माता पिता को ट्रिप पर भेजने के लिए मना लिया है। फिर कहता है कि न्यानरो जहाँ भी रहेगी वही उसका घर होगा। न्यानरो उसे याद दिलाती है कि इस मैरिज को छोड़ने का डिसीजन उसके परिवार ने लिया था। लू शियान ही अपना मन बदलकर लिन शानशान से शादी करना चाहता था, इसलिए अब उसे पति की तरह व्यवहार करने का कोई हक नहीं है। लेकिन लू शियान फिर वही बात दोहराता है कि न्यानरो ने पिछले पूरे महीने इतनी मुश्किल डाइटिंग सिर्फ इसलिए की ताकि वो उसे अलग नज़र से देखे। उसके हिसाब से न्यानरो की सारी मेहनत उसी का अटेंशन पाने के लिए थी। अब जबकि वो वापस आ गया है तो न्यानरो को ये एटीट्यूड छोड़कर पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। न्यानरो उससे पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि दुनिया की हर महिला जो कुछ भी करती है सिर्फ उसके लिए करती है। उसने वजन इसलिए कम किया क्योंकि वो दोबारा किसी से खुद को मोटी कहलवाना नहीं चाहती थी। उसने मेहनत इसलिए की क्योंकि उसमें पहले से काबिलियत थी। इन सब का लू शियान से कोई संबंध नहीं है। वो उसके सेल्फ डिल्यूजन को घिनौना बताती है। फिर कहती है कि वो लौट कर आए या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ज़बरदस्ती वहीं रहना चाहता है तो लिविंग रूम में रह सकता है, लेकिन उसे परेशान नहीं करेगा। अपने रूम में जाने से पहले न्यानरो से एक और बात कहती है, अगली बार वो घर में आकर मैं वापस आ गया न कहे, क्योंकि यहाँ कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा। इसके बाद भी लू शियान मन ही मन मानता रहता है कि न्यानरो के अंदर उसके लिए फीलिंग्स बाकी हैं। साथ ही उसे पहली बार महसूस होता है कि वो सच में पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुकी है। अगली सुबह न्यानरो जल्दी घर से बाहर निकलती है। लू शियान उससे पूछता है कि वो इतनी सुबह कहाँ जा रही है, लेकिन न्यानरो उसे साफ जवाब देती है कि वो अपने काम से काम रखे। लू शियान को उसकी एक्टिविटीज पर शक होने लगता है, इसलिए वो चुपचाप फैसला करता है कि आज वो उसके पीछे जाकर पता लगाएगा कि न्यानरो आखिर क्या करने वाली है। न्यानरो एक प्रॉपर्टी एजेंट से मिलती है जो उसे कल्चरल एंड क्रिएटिव पार्क में एक शॉप दिखाने ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो ध्यान से आसपास की जगह और शॉप का लेआउट देखती है। उसे एरिया काफी बिजी और अंदर का स्पेस खुला हुआ लगता है। एजेंट बताता है कि इस शॉप की लोकेशन पूरे पार्क में सबसे अच्छी है और रेंट भी रीजनेबल है। पहले यहाँ आर्ट गैलरी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीवारें पहले से स्मूथ हैं, लाइटिंग ठीक है और सीलिंग भी काफ़ी ऊंची है। वो ये भी कहता है कि शॉप को रेंट पर लेते ही इस्तेमाल किया जा सकता है और फॉर्मल्डिहाइड जैसी प्रॉब्लम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। न्यानरो हर बात मानने के बजाय खुद जगह चेक करती है। वो कहती है कि किसी के कहने भर से फॉर्मल्डिहाइड न होने की गारंटी नहीं मिलती। वो अपना टेस्ट करवाएगी और अगर फॉर्मल्डिहाइड निकला तो उसे हटाने में समय और पैसा दोनों लगेंगे। इसी बात के सहारे वो रेंट थोड़ा कम करने के लिए कहती है। एजेंट ज़्यादा डिस्काउंट देने से मना करता है और आखिर में सिर्फ 200 युआन कम करने के लिए तैयार होता है। न्यानरो ये डील स्वीकार कर लेती है और मौके पर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वो एजेंट से की लेकर कहती है कि अगले दिन किसी को इंस्पेक्शन के लिए भेजेगी। शॉप में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो बाद में ऐड करवा देगी। एजेंट उसे कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद देता है। की हाथ में लेकर न्यानरो कहती है कि उसकी नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ उसे सीक्रेटली देख रहा लू शियान समझ जाता है कि वो अपनी शॉप खोल रही है। वो मन ही मन पूछता है कि सू न्यानरो के बारे में ऐसी कितनी बातें हैं जिनकी उसे कभी जानकारी ही नहीं थी। कुछ समय बाद लिन शानशान रिपोर्टर्स के एक ग्रुप को लेकर न्यानरो की नई एम्ब्रॉयडरी शॉप के पास पहुंचती है। वो उनसे कहती है कि अभी रिकॉर्डिंग शुरू न करें और उसके सिग्नल का इंतजार करें। फिर वो लू वानशिंग के साथ अंदर जाकर न्यानरो को शॉप खुलने की बधाई देने का नाटक करती है। शानशान पूछती है कि कल्चरल पार्क की इस जगह का रेंट बहुत महंगा होगा, इसलिए आखिर न्यानरो के पास इतने पैसे आए कहाँ से। वानशिंग भी उसे सिस्टर इन लॉ कहकर चीजें सावधानी से संभालने के लिए कहती है। शानशान फिर न्यानरो की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि न्यानरो ने डिजाइन की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए उसकी एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप चलने की उम्मीद बहुत कम है।
उसका कहना है कि कहीं इस कोशिश में लूशियान का पैसा बर्बाद न हो जाए। शान अपने फैशन डिज़ाइन बैकग्राउंड की बात करते हुए कहती है कि उसने प्रोफेशनल क्लासेस ली हैं, जबकि न्यान रो ने एक भी प्रॉपर क्लास नहीं की। ऐसे में उसकी एम्ब्रॉयडरी खरीदने कौन आएगा। न्यान रो उसे याद दिलाती है कि उसने अब तक शान द्वारा उसकी पहचान चुराने का हिसाब भी नहीं लिया है। इसके बावजूद शान उसके काम पर सवाल उठाने चली आई है। फिर वो कहती है कि हर किसी को उसकी एम्ब्रॉयडरी देखने का अधिकार नहीं है। यही सुनते ही शान रिपोर्टर्स को अंदर बुला लेती है। वो न्यानरो पर बात बदलने का आरोप लगाती है और कहती है कि रिपोर्टर्स के सामने अपना काम दिखाने से सच्चाई साफ हो जाएगी। अगर न्यानरो लोगों को धोखा दे रही है तो इससे पूरे जियांगचिंग के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी। रिपोर्टर्स न्यानरो से पूछते हैं कि शान ने उन लोगों को बताया है कि उसके पास असली एम्ब्रॉयडरी स्किल्स नहीं है और उसने सिर्फ पब्लिसिटी तथा लोगों को ठगने के लिए वर्कशॉप खोली है। वे उससे इन आरोपों का जवाब मांगते हैं। कुछ लोग वहीं लाइव एम्ब्रॉयडरी करने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ बातें करने से कुछ साबित नहीं होगा। अगर न्यानरो शॉप खोल सकती है तो उसे लोगों के सामने काम दिखाने से डरना नहीं चाहिए। शान भी कहती है कि अगर न्यानरो में सच में टैलेंट है तो कुछ स्टिचेस लगाने से उसकी शॉप की फ्री पब्लिसिटी ही होगी। लेकिन अगर वो इतना भी नहीं कर सकती तो साफ है कि उसकी शॉप का असली उद्देश्य कुछ और